राइट, सो व्हाट वी वर सेइंग वाज कि बाकी सब चीजें तो आपको अलग अलग दी हुई हैं, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो जॉइंट कॉस्ट है जो तीनों पर इकट्ठा लगी, अब यहाँ पे दो बाय प्रोडक्ट्स हैं और एक मेन प्रोडक्ट है, तो ये भी क्या है, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू हैं क्योंकि इनके ऊपर भी फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है। और अगर आप देखें तो सेलिंग प्राइस भी इनका मेन प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा कम नहीं है। मेन प्रोडक्ट आपका 30,000 में बिक रहा है तो बी 20,000 में बिक रहा है, तो उसकी भी ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो ये बाय प्रोडक्ट है बेशक, लेकिन फिर भी बहुत महंगे में बिक रहा है आपका, तो इसलिए इसको हम बाय प्रोडक्ट को एक तरह से जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट करते हुए इसका अलग से अकाउंट बनाएंगे और इसका प्रॉफिट और लॉस अलग से कैलकुलेट करेंगे। और ऐसे ही सी का, बी और सी दोनों बाय प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उनकी अच्छी खासी वैल्यू है or they are of considerable value, so their accounts will be prepared separately and you will find out the profit and loss on their sale separately. But the main first important thing is, सबसे पहला काम जो है वो ये है कि ये जो joint expenditure हुआ है, जो ये आपको खर्चा दिया हुआ था, मटेरियल का 10,200, लेबर का 11,500 और ओवरहेड 7,500, ये तीनों ए बी और सी पर इकट्ठे लगे हैं, कॉमन है तीनों के लिए। तो उसके ऊपर जब वो काम हुआ था तो ये मटेरियल में से कितना ए में डालें, कितना बी में डालें, कितना सी में, या अलग अलग नहीं तो एटलीस्ट टोटल में से कितना ए के हिस्से में जाएगा, कितना बी, कितना सी के हिस्से में। तो उसके लिए जो वर्किंग बैक वाला मेथड हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेल वैल्यू भी है तीनों की, आपको ये दिया हुआ है, ये देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, 30,000, 20,000 एंड 15,000, वो हमने यहाँ लिख लिया। और प्रॉफिट की रेशियो भी दी हुई है, प्रॉफिट जो है ए का, प्रॉफिट का रिलेशन है सेल वैल्यू के साथ, टर्नओवर के साथ 40%। तो सेल वैल्यू कितनी है, 30,000, 30,000 का 40% कितना हो जाएगा, 30,000 का 40% तो 12,000 इसका प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट माइनस कर दो। ऐसे ही अगला जो है बी, बी का प्रॉफिट है 30% ऑफ सेल्स, सेल्स है 20,000, उसका 30% 6,000, यानी कि उसकी जो प्रॉफिट है वो माइनस करने के बाद जो कॉस्ट बचती है वो 14,000 है, पहले में 18,000 है। और 15,000 सेलिंग प्राइस का जो 25% प्रॉफिट है, सो आपका 25% मीन्स 1/4, तो 3,750 प्रॉफिट है इसमें, बची हुई कॉस्ट आ जाएगी। तीनों की अगर कॉस्ट आ गई तो कॉस्ट कैसे बनती है, कॉस्ट बनती है दो कॉस्ट को जोड़कर, एक वो जो कंबाइंड कॉस्ट में उसका हिस्सा होता है वो, और एक वो जो उसके ऊपर अलग से लगी होती है। तो जो अगर हम अलग से लगने वाली कॉस्ट हमें पता है और वो हम माइनस कर दें टोटल कॉस्ट में से, तो वो वाली कॉस्ट बच जाएगी जो उसका हिस्सा है कंबाइंड कॉस्ट के अंदर। यस और नो? ये चीज क्लियर है ना, पिछला क्वेश्चन भी सेम था। यस मैम। राइट, जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे बनती है, पहले हम जब इकट्ठा होता है वो प्रोडक्ट बाकियों के साथ, उसमें से उस कॉस्ट में से उसका कितना शेयर है वो लेते हैं, और फिर अलग होने के बाद उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगी है वो जोड़कर टोटल कॉस्ट बनती है। तो टोटल कॉस्ट हमें पता है और ये भी पता है कि अलग होने के बाद कितना खर्चा लगा है। तो अगर टोटल कॉस्ट में से उसके बाकी प्रोडक्ट से अलग होने के बाद लगने वाली कॉस्ट को हम माइनस कर दें, तो वो कॉस्ट रह जाएगी जो कि उसका शेयर है कंबाइंड कॉस्ट में। जिस वक्त वो इकट्ठा था बाकी प्रोडक्ट्स के साथ, उस वक्त जो टोटल कॉस्ट लगी थी उसमें इसके ऊपर कितनी लगेगी या इसमें इसके हिस्से में कितना शेयर आएगा, बाकी का बचा हुआ वो रह जाएगा। राइट? यस मैम। तो ये टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई, सेपरेट एक्सपेंसेस भी है हमारे पास। तो ए के ऊपर जो अलग होने के बाद लगने वाला खर्चा है वो कितना है, 5,900, तो वो माइनस कर देंगे अगर, तो ये अलग होने से पहले लगने वाला खर्चे में उसका हिस्सा आ जाएगा। ऐसे ही बी और सी का आप कर सकते हैं, बी का 3,700 है यहाँ पे और सी का
4450, राइट. सो दैट कैन बी डन. यहाँ तीनों को माइनस करके और जो बची हुई कॉस्ट आएगी वो उसका शेयर है उस कॉस्ट में जो इन तीनों के ऊपर इकट्ठी लगी थी. अब आप इसका अगर सम करो तो आप चेक भी कर सकते हो कि इन तीनों को अगर हम जोड़ के देखें तो वही सम आएगा जो आपका जॉइंट कॉस्ट दी हुई थी. कंबाइंड कॉस्ट कितनी दी हुई थी? इन तीनों को जोड़ो. ये कितना हो गया? 19,000, 29,200 है ना. यस और नो? इन तीनों का सम कितना है? दिस प्लस दिस प्लस दिस. 10,200 जमा 11,500 जमा 7,500 इज इक्वल टू 29,200. यही आ रहा है ना. Yes, ma'am. ठीक है. तो अब ये 29,200 तीनों पे लगा है, ए बी और सी पे. तो तीनों के हिस्से में अलग अलग कितना जाएगा वो हमें इस बैकवर्ड वर्किंग से ही पता चल गया. तो इसको अगर आप इन तीनों को जोड़ के देखोगे तो इसका सम भी वही आना चाहिए, 29,200. आ रहा है ना वही. Yes, ma'am. है ना. तो इसका मतलब वो इस 29,200 में से ए के ऊपर 12,100 लगा है, बी के ऊपर 10,300 और सी पे 6,800. तो हमें अपनी तरफ से कोई बेस नहीं लेना पड़ा, कोई हमें कोई रेशियो नहीं लेनी पड़ी. हमने सिर्फ बैकवर्ड वर्किंग करके देखा और हम इस आंसर तक पहुंच गए क्योंकि हमें सेल वैल्यू गिवन थी, प्रॉफिट गिवन था. तो हम सेल में से प्रॉफिट माइनस करके हम कॉस्ट तक पहुंच गए. फिर ये पता था कि अलग होने के बाद लगने वाली कॉस्ट कितनी है, उसको माइनस कर दिया तो हम अलग होने से पहले वाली कॉस्ट पे पहुंच गए. तो वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया. यस. Yes, ma'am. तो अब आप इन तीनों के अकाउंट बना सकते हो. सो वी हैव द ए आपका मेन प्रोडक्ट है, बी और सी बाय प्रोडक्ट्स हैं. तो मेन प्रोडक्ट में जब शुरू में मटेरियल डला है तो उसकी जो मटेरियल की वैल्यू है 10,200, लेबर लगा है 11,500 और ओवरहेड 7,500. और इसके बाद ये तीनों प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं. तो इस जॉइंट कॉस्ट में से तीनों के हिस्से में कितना जाएगा वो हम यहाँ लिख देंगे. बाय प्रोडक्ट बी के हिस्से में इतना जाएगा, वो हमें यहाँ से पता चल गया. सी के हिस्से में जाएगा 6,800 और बाकी का जो बचा हुआ रह जाएगा वो ए का रह जाएगा. यहाँ पे ए का तो हमें यहीं छोड़ना है क्योंकि ये ए का अकाउंट है और बी और सी का हमने ट्रांसफर कर दिया बी और सी के अकाउंट में. तो ए का जितना शेयर है उससे शुरुआत होगी हमारी ए की कॉस्ट कैलकुलेट करने की, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो इसका जो पहला पार्ट है ए प्रोडक्ट अकाउंट का वो ये जानने के लिए है कि जो जॉइंट एक्सपेंसेस हैं उनमें ए बी और सी का शेयर कितना है. बी और सी जो बाय प्रोडक्ट है उनके शेयर को हमने यहाँ से क्रेडिट कर दिया, हटा दिया और ए का रख लिया सिर्फ यहाँ पे. तो ए का कितना है 12,100, वो यहाँ पे लगेगा. और उसके बाद ए का जो अलग से खर्चा लगा है वो यहाँ दिखा देना है. तो इसका मतलब ए के ऊपर जो टोटल खर्चा लगा है वो 18,000 है. और ए का आउटपुट जो बना है वो कितने में बिक रहा है? 30,000 में. तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 12,000. तो वो हमने अकाउंट के थ्रू शो कर दिया. इज इट ओके? Yes, ma'am. ऐसे फिर आप बाय प्रोडक्ट बी और सी का अकाउंट बनाओगे. इनके ऊपर मेन प्रोडक्ट के साथ थे जब ये, तब इनके ऊपर कितनी कॉस्ट लगी थी? 2A मेन प्रोडक्ट अकाउंट, वो हमने पहले लिखा है. उसके बाद अलग होने के बाद कितनी कॉस्ट लगी है वो ये तीनों है. इनको जोड़कर कॉस्ट बनी 14,000. बेचा कितने में? 20,000 में. सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 6,000. इसी तरह से सी का आप शो कर सकते हैं. ये आपका मेन प्रोडक्ट के साथ जब था तो उसके ऊपर 6,800 रुपए की कॉस्ट लगी थी. फिर एक्स्ट्रा उसके ऊपर पैसा लगा जब वो अलग हो गया था ए से और फिर उसकी टोटल कॉस्ट आई है 11,250 और बेचा है उसको 15,000 में. सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3,750. ठीक है. तो स्टेप आपका इम्पोर्टेंट मेन एक ही है कि जॉइंट कॉस्ट को अलग अलग करके बताना, उसके बाद का काम आसान है.
Have you understood this thing? Yes, ma'am. अब आप अगला क्वेश्चन देखिए. When balance cost is more than joint cost, what do we mean by this? Let us see. A factory producing article X also yields Y and Z as byproducts. So factory का main काम है क्या बनाना? Article X. X के साथ Y और Z अपने आप बन जाते हैं as byproducts. The joint cost of manufacture is 10,000, 2,000 and 8,000 on material, labor and factory and office overheads respectively. So your total joint cost becomes 20,000. Total जो joint खर्चा लगा है तीनों के ऊपर वो कितना है? 20,000. और अलग अलग होने के बाद subsequent separate costs are 1,500, 1,300 and 1,000 for material. Similarly, the three values for labor and for factory and office overheads. तो ये total खर्चा वो है जो उनके अलग होने के बाद लगा है. The sales value is given to you and estimated profit is given to you. Assume that the selling and distribution expenses are in proportion to sales value. Right? Show how would you propose to apportion the joint cost of manufacture and prepare the necessary accounts of X, Y and Z. Right? तो आपसे पूछा गया है कि आप joint cost को कैसे divide करोगे X, Y और Z में, और फिर आपको accounts बनाने हैं तीनों के X, Y और Z के. ठीक है? So we will start again apportionment of joint cost के लिए आपके पास सारी values हैं. आपके पास sale value है of X, Y and Z. X को आप 20,000 में बेचते हो, Y को 15,000 में और Z को 10,000 में. और बेचा कैसे है? प्रॉफिट ऑन सेल्स. प्रॉफिट का रिलेशन किसके साथ है? सेल्स के साथ. रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि जिसके साथ रिलेशन गिवन है वो ही आपको चेक करना है. अगर सेल्स के साथ गिवन है और सेल्स वैल्यू मालूम है तो सीधा उस पर परसेंटेज लगा देंगे. अगर कॉस्ट के साथ गिवन है रिलेशन, कॉस्ट नहीं पता, तो फिर पहले वो रिलेशन हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था 1/3 ऑफ प्रॉफिट या कितना जो भी आएगा आपका वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट का रिलेशन सीधा सेल्स वैल्यू के साथ दिया हुआ है. 30% इसका कितना हो गया? 6,000. इसका 25% 3,750. इसका 20% 2,000. तो प्रॉफिट को अगर माइनस कर दें तो हमारी क्या आ गई यहाँ पे? टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट को मिला के बनती है. अलग होने से पहले उसके ऊपर जो कॉस्ट लगी है वो, और अलग होने के बाद जो कॉस्ट लगी है वो. तो अलग होने के बाद वाली कॉस्ट हमें पता है. अगर टोटल कॉस्ट में से हम उसे माइनस कर दें तो क्या रह जाएगी? अलग होने से पहले जो उसके ऊपर कॉस्ट लगी है वो. सो आपकी सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो बाद में लगती है 2,500, 2,000 एंड 1,500 वो माइनस कर दिया तीनों में से अपना अपना. X में से X का, Y में से Y का और Z में से Z का. अलग होने के बाद जो खर्चा लगा है वो माइनस कर दिया. तो क्या रह गया? जो उसके ऊपर खर्चा लगा था अलग होने से पहले. यस, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. अब आप इन तीनों को जोड़ो. हम एक बार चेक करके देखते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, चेक करके कि क्या इन तीनों को मिलाकर वही जॉइंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो आपको पहले दिए हुए थे और हमने आरे डिवाइड हो गए हैं पूरे. तो अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो हमारा जो जॉइंट एक्सपेंसेस बन रहे हैं वो है 27,250. ठीक है? तो क्या आपके जो जॉइंट एक्सपेंसेस हैं वो 27,250 थे जिनको हमने डिवाइड किया है एक्स, वाई और जेड के बीच में. इन तीनों को अगर हम देखें तो हमारा ये तो 20,000 ही था. यस और नो? Yes, ma'am. जॉइंट एक्सपेंडिचर जो हमें दिखा रहा था मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री एंड ऑफिस ओवरहेड्स का वो तो 20,000 ही था. तो 20,000 ही तो डिवाइड होना चाहिए था एक्स और वाई और जेड में, है ना? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. तो फिर ये ज्यादा कैसे हो गया? अगर आपका 20,000 कॉमन एक्सपेंडिचर था तो जब हमने डिवाइड किया तो उसका टोटल मिला के सम भी 20,000 आना चाहिए जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था. तो जितना जॉइंट कॉस्ट थी उसको जब हमने देखा अलग अलग
उस वैल्यू को जोड़ के देखा तो वो टोटल के बराबर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हम जोड़ के देख रहे हैं तो हमारा टोटल से ज्यादा आ रहा है। यस, जो कॉस्ट डिवाइड हुई है एक्स वाई और जेड के बीच में, उसको अगर जोड़ के देखा जाए तो वो तो 27,250 आ रही है, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो उनके ऊपर जॉइंट एक्सपेंडिचर हुआ है वो 20,000 है। इसका मतलब 7,250 रुपए और खर्चा हुआ है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, जो कि डिवाइड हुआ है बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। तो हम 7250 को क्या मानेंगे? दैट विल बी ट्रीटेड एज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी उनके ऊपर कॉमन लगे होंगे, क्योंकि एक चीज यहाँ आपको दी हुई थी, एक लाइन, अज्यूम दैट selling and distribution expenses are in the proportion to sales value। आप ये मानो कि जो उनके ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगे हैं वो सेल्स वैल्यू के प्रोपोर्शन में है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने लगे हैं ये तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हमने जॉइंट कॉस्ट हमारी 20,000 थी तो 20,000 ही बटनी चाहिए थी, लेकिन बटी है 27,250। इसका मतलब 7,250 रुपए और कॉस्ट है, और वो किस वजह से है? वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण की वजह से है। और उसको हमने किस रेशो में बांटना है? उसको हमने सेल्स वैल्यू की रेशो में बांटना है। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, सो यू विल सी हियर एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट जो है हमारी, दैट इज ये यहाँ पे आई थी जो वैल्यू 11,500, 9250 और 6,500। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 27,250 था जो डिवाइड हुआ था। इसमें से जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसको हमें अलग से माइनस कर देना है, तो फिर जो रह जाएगी वो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट होगा, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग है ना, वो जॉइंट नहीं है, वो अलग अलग उनके ऊपर लगा है, बट दैट इज इन द रेशियो ऑफ सेल्स। तो सेल्स वैल्यू की रेशियो आप ले लीजिए, सेल्स की रेशियो क्या होगी? फोर इज टू थ्री इज टू टू, है ना? 4 3, इसको आप 5 से कैंसिल कर सकते हो। 4:3:2 आ रही है ना सेल्स की रेशियो। यस मैम। तो आपका, अब हमें ये पता चला है कि हमारी जॉइंट कॉस्ट 20,000 थी, लेकिन जो डिवाइड हो रही है वो 27,250 है। इसका मतलब 7,250 जो है वो हमारी और एक्स्ट्रा कॉस्ट है, और वो किस कारण की वजह से है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। और इसको हमने कौन सी रेशियो में बांटना है वो हमें दिया हुआ है, सेल्स की रेशियो में डिवाइड करना है। सो 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 9। इसको करिए जरा, क्या वैल्यू आती है? इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या वैल्यू आ रही है। मैम 3,222.222 ऐसे। ओके, तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो, 222 लिख सकते हो। यस मैम। ठीक है, तो ये आपकी पहली वैल्यू आई, यहाँ से मैच कर रहा है तनु जो आपने बताया है वो। और तो इसी तरह से आपका इसका मतलब दूसरा भी सेम आ जाएगा, 2417, एंड तीसरे में 1611। ये अब हमने किसको बांटा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को अलग से बांटा है। तो जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी यहाँ से घटा दोगे तब जो कॉस्ट आपकी रह जाएगी, फिर आप देखो कितनी रह गई। इसको भी माइनस कर दिया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट बन रही थी, वो किस रेशियो में बटेगी वो हमें दिया हुआ था, तो हमने उसको भी एक्स्ट्रा कॉस्ट को लेके पहले उसको भी माइनस कर दिया। फिर हमारी जो कॉस्ट रह गई है वो बचनी चाहिए जो उस वक्त लगी थी जब वो एक साथ थे, और उसको हमने डिवाइड कर दिया है। तो अगर अब हम इन तीनों को ऐड करें तो इसका सम 20,000 आना चाहिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको तो हमने अलग कर दिया ना, और यहाँ से माइनस भी कर दिया। यस और नो?
Yes, ma'am. ठीक है, तो पहले तो हमने ये देखा कि जो कॉस्ट बच रही है तीनों के हिस्से में एक्स, वाई और जेड, वो टोटल जॉइंट कॉस्ट से ज्यादा बन रही है। तो ज्यादा क्यों बन रही है? क्योंकि एक रीजन हमें दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। तो वो जो ज्यादा खर्चा एक्स्ट्रा बन रहा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा तीनों में कैसे डिवाइड होगा वो भी हमें दिया हुआ है कि सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा। तो हमने सेल्स की रेशियो ले ली और उसको डिवाइड कर दिया। अब अगर हम उसको घटा दें इसमें से, जो उनका पहले हिस्सा आया था उसमें से, तब सिर्फ वो कॉस्ट बचनी चाहिए जो उस वक्त लगी थी जब वो एक साथ थे। तो वो आपका x के लिए बनेगा 8278, y का 6833 और z का 4889। अब जब आप इन तीनों का सम लेते हो तो वो आपका 20,000 आना चाहिए, और वो 20,000 आ रहा है, आपको यहाँ पे टोटल करके दे रखा है। All these three is equal to 20,000। इसका मतलब ये हमारी जॉइंट कॉस्ट में तीनों का हिस्सा है। Have you understood this thing? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि जब आप जिस स्टेप पे हम रुक जाते थे उससे एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा जो जॉइंट कॉस्ट का टोटल अमाउंट था वो मैच नहीं हो रहा, उससे ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब कोई और भी कॉस्ट है, और वो कौन सी कॉस्ट है, जब पहले उसको हटाओगे तब आपकी जॉइंट कॉस्ट बचेगी। तो उसको पहले हमने हटाया और किस रेशियो में उसे बांटा। टोटल हमें पता चला था 7250 है। तो एक्स, वाई और जेड के हिस्से में कितना जाएगा ये जानने के लिए आपको जानकारी दी हुई थी क्वेश्चन में कि वो सेल्स वैल्यू के बेसिस पे डिवाइड होगा। तो हमने सेल्स वैल्यू की रेशियो ले ली और उस रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया, तो वो भी हट गया वहां से। तो फिर 20,000 टोटल खर्चा रह जाएगा, और वो टोटल कैसे कैसे डिवाइड हुआ है एक्स, वाई और जेड में वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हैं हमारे पास अकाउंट बनाने के लिए। तो मेन प्रोडक्ट हमारा एक्स है, एक्स का हम अकाउंट बनाएंगे। तो एक्स के अकाउंट में जो पहले शुरू में जॉइंट खर्चा लगा है वो 20,000 लिखेंगे। उस 20,000 में से वाई पे कितना लगा है वो हमें यहाँ पता चला 6,833, और जेड पे कितना लगा है 4,889, वो हमें यहाँ से पता चल गया था इस वाले टेबल से, तो वो यहाँ हमने लिख लिया। तो अब जो एक्स का खर्चा है वो तो यहीं रह जाएगा क्योंकि वो मेन प्रोडक्ट है और ये उसी का अकाउंट है। जो वाई और जेड पे लगा हुआ जॉइंट खर्चा है वो वाई और जेड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और उनके अलग से अकाउंट बना के शो करेंगे, वो दोनों बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो एक्स के ऊपर और कितना खर्चा लगा है, पहला तो वो जो इसको शेयर मिला है 20,000 में से, और फिर एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर खर्चा लगा है, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको अब यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि पहले हमने उसको घटा दिया था ना वहां से। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा लगा है उसको घटा दिया था हमने पहले। तो अब आपको टोटल खर्चा जब आप दिखाओगे तो 8278 में तो ये शामिल नहीं है ना 7250 वाला उसका हिस्सा। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो 8278 तो सिर्फ 20,000 में उसका शेयर है। इस 7,250 में कितना शेयर है वो भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, वो 3,222 है। मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स इतने हैं। तो ये टोटल खर्चा है एक्स को बेचने का, और बेचकर पैसा कितना मिलता है 20,000, तो प्रॉफिट हो गया 6,000। राइट? Yes, ma'am. ऐसे ही आप वाई और जेड का अकाउंट बना सकते हो। वाई बाय प्रोडक्ट है, एक्स मेन प्रोडक्ट में जो कॉस्ट लगी थी उसके हिस्से में जो आई थी वो यहाँ लिख दी। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स कितने उस पे लगे हैं वो लिख दिए। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में उसका शेयर आया था कॉस्ट में वो यहाँ लिख दिया। तो ये टोटल कॉस्ट उसकी बन गई। इन सबको जब आप जोड़ोगे इन 5 वैल्यूज को तो वो कॉस्ट है। सेल कितना है 15,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया 3,750। ऐसे ही आप जेड का कर सकते हैं। Have you understood this thing? Yes, ma'am. ठीक है, तो now we have another question here, which is in the manufacturing the main product, a company process the waste into two byproducts A and B. From the following data relating to the products, you are required to prepare a profit and loss statement showing the profit. The total cost up to separation point is 3,10,400. The extra cost is given to you यहाँ पे। मेन प्रोडक्ट
जो अदर इंफॉर्मेशन इज मेन प्रोडक्ट ए, बाय प्रोडक्ट ए एंड बाय प्रोडक्ट बी। सेल दिया हुआ है, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन दिया हुआ है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, परसेंटेज टू सेल्स एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, परसेंटेज टू सेल्स 20%। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आपका यू हैव टू शो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जॉइंट कॉस्ट को वैसे डिवाइड करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं, पीछे की तरफ मूव करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कॉस्ट में जॉइंट कॉस्ट कितनी है। तो आप सेल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, तीनों का सेल वैल्यू है ए का नहीं, ए तो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया, सिर्फ मेन प्रोडक्ट कह रहे हैं उसको। उसकी सेल वैल्यू है 5 लाख, ए की है 64,000 और बी की है 96,000। इसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे। प्रॉफिट का रिलेशन किसके साथ है? सेलिंग प्राइस के साथ है, परसेंटेज टू सेल्स। तो जितना भी सेल्स है उसका 20% प्रॉफिट है। सेल अगर 5 लाख है तो 5 लाख का 20% 1 लाख प्रॉफिट है। 64 हजार अगर है तो उसका 20% 12,800 नहीं, यहाँ पे अच्छा हाँ, यहाँ भी 20% है, अगले में 30% है, तो उसका 20% प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 12,800। और 96,000 का आपको लेना है 30%, उसके प्रॉफिट की परसेंटेज है 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो प्रॉफिट जब आप माइनस कर दोगे तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। यस, ठीक है। यस मैम। अब आपको एक और जो सबसे लास्ट में लगने वाली कॉस्ट कौन सी होती है? वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। किसी भी प्रोडक्ट पे सबसे लास्ट में कौन सी कॉस्ट लगती है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ना, उसको बेचने का खर्चा। यस मैम। राइट, तो वो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, फिर उसको डिवाइड किया था। यहाँ पे आपको पहले से ही दिया हुआ है कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो सेलिंग कॉस्ट लगती है वो उसकी सेल वैल्यू का 20% है। तो ये तो सबके ऊपर अलग अलग लगेगी, जिसकी जितनी सेल वैल्यू है उस पे उतनी सेलिंग एक्सपेंसेस लगेंगे। तो जब हम कॉस्ट से वापस मूव करना शुरू करेंगे, जो सबसे लास्ट में कॉस्ट लगी होती है उसको हम माइनस करना शुरू करते हैं। तो पीछे सबसे पहले जो कॉस्ट लगी होती है उसके पास पहुंच जाते हैं हम। तो सबसे लास्ट में कौन सी कॉस्ट लगी है? सेलिंग एक्सपेंसेस। तो पहले हम उसको माइनस करते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करेंगे तो वो कॉस्ट रह जाएगी जो सेलिंग एक्सपेंसेस के अलावा उसके ऊपर लगी है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 20% ऑफ सेल है इन केस ऑफ प्रोडक्ट ए, तो वो फिर से 1 लाख हो जाएगा। 10% ऑफ सेल्स है इन केस ऑफ ए, मेन प्रोडक्ट का था पहला, अब बाय प्रोडक्ट ए का है, तो 64,000 का 10% 6400 हो जाएगा। और ऐसे ही आपका जो इन केस ऑफ प्रोडक्ट बी इट इज 15%। तो जब आप 96,000 का 15% निकालोगे दैट विल बी 14,400। तो सेलिंग एक्सपेंसेस पहले माइनस कर दिए तो बाकी की कॉस्ट रह गई। बाकी की जो कॉस्ट है वो 3 लाख है, 44,800 है और 52,800 है। अब इसमें से कुछ कॉस्ट उसके अलग होने के बाद लगी होगी और कुछ अलग होने से पहले। जो अलग होने के बाद लगी है अगर उसको माइनस कर दें तो वो रह जाएगी जो अलग होने से पहले लगी थी। तो बाद में कितनी लगी है वो आपको दिया हुआ है, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। आफ्टर सेपरेशन जो कॉस्ट लगी है 60,000, अब वो भी माइनस कर दो इसमें से, तो कितना रह गया? 2,40,000। और यहाँ से 12,800 घटा दिया तो कितना रह गया? 32,000। और तीसरे में से 14,400 घटा दिया तो कितना रह गया? 38,400। ठीक है, तो ये टोटल अगर आप इन तीनों का सम करो, 2,40,000 प्लस 32,000 प्लस 38,400, तो ये आएगा 3,10,400। और जो आपकी जॉइंट कॉस्ट थी वो 3,10,400 ही थी। इसका मतलब हमारी सारी कैलकुलेशन ठीक है, हमने सही डिवाइड किया है और यही सम आ रहा है आपकी जॉइंट टोटल कॉस्ट का, जो कि अब डिवाइड हो चुकी है ए मेन प्रोडक्ट के बीच में और ए और बी बाय प्रोडक्ट्स के बीच में। इज इट ओके? यस मैम।
ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करके अब आप इनके अकाउंट्स स्टेटमेंट बना सकते हो प्रॉफिट या लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम आपका टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो हमने अभी सारी डिवाइड करी है। वापस मूव किया हमने एक तरह से, तो उसको सीधा तो हम लिख ही सकते हैं। शेयर इन टोटल कॉस्ट, उसका सेपरेशन से पहले 2,40,000, सेपरेशन के बाद 60,000 और फिर सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख। तो मेन प्रोडक्ट के ऊपर 4 लाख की कॉस्ट लगी है, 1 लाख उसका प्रॉफिट है और 5 लाख उसकी सेल वैल्यू है। इसी तरह से आप ए और बी का भी बता सकते हो। इसमें कुछ नहीं किया आपने, जो ऑलरेडी चीज दी हुई थी उसको सीधा प्रेजेंट कर दिया। पहले हम उल्टा मूव किए थे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट तक गए थे, अब कॉस्ट से सेल्स तक जा रहे हैं, सीधा दिखा रहे हैं कि ये कॉस्ट लगी है, फिर इतना प्रॉफिट जुड़ा है और ये सेल वैल्यू बनी है। इज इट ओके? Yes, ma'am. राइट। सो अब आपका जो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी दिस ऑल्सो। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 2 प्रोसेसेस एक्स एंड वाई। एक प्रोडक्ट 2 प्रोसेसेस से गुजरता है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्रोसेस लेस वेस्टेज एंड बाय प्रोडक्ट बिकम्स द रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोसेस वाई। ठीक है, तो एक्स का जो फाइनल आउटपुट आता है वो वाई का इनपुट बन जाता है, जैसे अभी हमने देखे हैं सभी प्रोसेस अकाउंट्स। तो एक्स में से जो वेस्टेज हो जाती है वो तो वेस्ट हो जाएगा, और जो बाय प्रोडक्ट है वो भी निकल जाएगा, फिर जो एक्स का फाइनल आउटपुट आएगा वो वाई का इनपुट बन जाएगा। ऑल बाय प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑफ डायरेक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री। सभी बाय प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री से सीधा बेच दिया जाता है। ठीक है, जो भी बाय प्रोडक्ट निकलता है सीधा हम उसको बेच देते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैक्ट्री रिकॉर्ड। ये एक्स प्रोसेस की डिटेल्स हैं। तो जब आप एक्स प्रोसेस अकाउंट बनाओगे तो हम सीधा इसको यहीं पे देख लेते हैं। 1000 टन हमने डाला, 50 रुपए पर टन उसकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट बन गई 50,000। फिर वेजेस लगी 30,000 और ओवरहेड्स लगे 50% ऑफ वेजेस। तो वेजेस अगर 30,000 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 50%, 15,000। तो ये टोटल खर्चा लगा प्रोसेस एक्स में 95,000। अब जो आपका वेस्टेज है वो 100 टन है। वेस्टेज की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम मान रहे हैं कि उससे को बेच के हमें कुछ नहीं मिलता। और सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स है 100 टन सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 20%। तो आपका जो बाय प्रोडक्ट आपने बेचा है वो कितने में बेचा है, 100 टन तो उसकी क्वांटिटी है और वो कॉस्ट प्लस 20% में बेचा है। ठीक है, अब देखो ये वाला कौन सा बाय प्रोडक्ट है, ये स्मॉल वैल्यू का है या कंसिडरेबल वैल्यू का है? इज इट स्मॉल वैल्यू और कंसिडरेबल वैल्यू? कंसिडरेबल वैल्यू। नो, कंसिडरेबल वैल्यू वाले तो वो पहले थे जिसको अलग करके आप प्रोसेसिंग करते हो फिर उसको बेचते हो। ये तो वहीं पे जैसे ही बनता है वहीं से बिक जाता है। ये स्मॉल वैल्यू बाय प्रोडक्ट्स हैं जिसकी कॉस्ट जो उसका जो प्राइस होता है उसको हम वहीं पे एडजस्ट कर देते हैं जिस प्रोसेस में से वो निकलता है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका बाय प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो लग रही है 95,000 लग रही है, वो कितने के लिए है, 900 के लिए, क्योंकि 100 तो वेस्ट हो चुका है, वो माइनस हो गया है। तो एक टन की कॉस्ट कितनी आ रही है, 95,000 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100, तो ये 100 टन की कॉस्ट है। तो इसी प्रोसेस में एक और इसका छोटा सा पार्ट बना के हम इस बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू, या फिर हम सीधा भी यहाँ पे बाय सेल वैल्यू लिख सकते थे, तो यहीं पे प्रॉफिट आ जाता। बेशक अगर आप ये सेकंड पार्ट ना भी बनाओ तो भी हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो सीधा सेल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन और क्लियर करने के लिए आपको ये 2 पार्ट्स बना दिए गए हैं। पहले उसकी कॉस्ट निकाली है, 100 टन जो आपका बाय प्रोडक्ट है वो आई है 10,555, तो बाकी का जो 800 टन है वो अगले प्रोसेस में जाएगा वाई में, और उसकी जो कॉस्ट होगी वो पर टन होगी 105.56। ठीक है, तो ये जो बाय प्रोडक्ट है 100 टन, इसकी कॉस्ट आई है 10,556।
इसको आपने बेच देना है। इसको जब बेचते हैं तो कॉस्ट प्लस 20% पे बेचते हैं, तो जितनी कॉस्ट आई है उसका 20% आप उसमें जोड़ दोगे, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 12,667, और प्रॉफिट इसको बेचते वक्त हमें जो प्रॉफिट है वो है 2,111 रुपए। तो ये बाय प्रोडक्ट स्मॉल वैल्यू का है, या फिर आप ये इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि उसके ऊपर फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, सीधा फैक्ट्री से वहीं से बेच दिया, तो हमने उसको एक बाय प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट किया है, उस पर कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की हमने, तो उसको हमें उसी प्रोसेस अकाउंट में एडजस्ट करना होता है जिसमें से वो बना होता है। तो एक्स का जो बाय प्रोडक्ट है उसके एक्स में ही आपने उसको शो कर दिया, उसको बेचते वक्त आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो है 2,111 रुपए। ऐसे वाई है, जब एक्स से इनपुट आएगा तो 800 टन आएगा उसके पास, ये उसकी कॉस्ट है। फिर वेजेस लगेंगी, ओवरहेड्स लगेंगे, वेजेस का 30% है, तो फिर वेस्टेज उसमें हुई है वो 20 है, वो आप सीधा माइनस कर दोगे, और जो बाय प्रोडक्ट है उसका वो आपको फिर से कैलकुलेट करना है, आपने बेचा है तो कॉस्ट प्लस 20% में पहले उसकी कॉस्ट निकालेंगे, तो ये 800 टन था टोटल, तो वेस्टेज होने के बाद कितना रह जाएगा 780। तो ये जो टोटल कॉस्ट है आपकी 1,10,444, ये 800 के लिए नहीं बल्कि 780 के लिए रह गई है, तो पर यूनिट कॉस्ट आप इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे और 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 200 आपका बाय प्रोडक्ट है 200 टन, तो ये उसकी कॉस्ट आ जाएगी और बाकी का फिनिश स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है। बाकी का फिनिश स्टॉक कितना रह जाएगा 580, और जो आपका बाय प्रोडक्ट बिका है वो आपका कॉस्ट प्लस उसमें परसेंटेज डिफरेंट है शायद, यहाँ पे 200 टन सोल्ड एट सेलिंग प्राइस प्लस 25%, राइट। सो ये एट सेलिंग प्राइस प्लस 25% दिया हुआ है, राइट। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, कि इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ दिया हुआ है, प्रॉफिट का रिलेशन पहले वाले में, हाँ सेलिंग प्राइस के साथ। तो क्या हमें सेलिंग प्राइस पता है? नो मैम। नहीं पता ना, तो फिर हम उसको किसके साथ कन्वर्ट करते हैं, कॉस्ट के साथ। तो अभी देखो 200 टन बाय प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट आई है 28,319, और उसको बेचना है, बेचना इस तरह से है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट आ जाए हमारे पास 25%। तो सेलिंग प्राइस को अगर हम 100 मान लें, इफ द सेलिंग प्राइस इज 100, इसको अगर मैं एस कह रही हूँ सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट विल बी 25। यस यस मैम। ठीक है, और फिर कॉस्ट कितनी होगी, व्हाट विल बी द कॉस्ट 100 माइनस 25, 75 होगी ना। यस मैम। तो फिर आप प्रॉफिट और कॉस्ट की रेशियो ले लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का कितना परसेंट है। तो प्रॉफिट जो है यहाँ पे कॉस्ट का कितना परसेंट है, जल्दी बताओ। 25/75, 1/3 ना। तो इसका मतलब जितनी कॉस्ट आती है उसका 1/3 प्रॉफिट है, वो जोड़कर आप बाय सेल वैल्यू लिख सकते हो। सो दैट इज हाउ यू विल शो दिस अकाउंट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. गीतांजलि, हेमंत, जयश्री, राधा, धीरज, roll number 14, Tanu and Virender. Okay, so I have taken your attendance now. If it gets disconnected, that is the end of the class for today and end of this chapter also. So in the next class I will start with the next chapter whenever we have the costing class. ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें जितने भी सब